नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आखिरकार आज संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद यह विधेयक आज पारित हो जाएगा, लेकिन इस विधेयक पर तमाम तरह की चर्चा हुई और इस विधेयक को बाद में सरकार ने ऐलान किया कि इसे जेपीसी के पास भेजा जाएगा ताकि इसके ऊपर और कंसल्टेशन हो। हालांकि जब चर्चा चल रही थी, विपक्ष की ओर से कुछ सवाल उठाए गए और विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, मैं वक्फ बोर्ड की खबर पर आऊंगा इस बीच। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है स्पेन को आज हराकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले टीम को बधाई देने के लिए फोन किया। जरा देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से खिलाड़ियों से बातचीत की। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने। और आपको याद होगा, मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। थैंक यू सर। हमारे श्रीजय से जी साहब घोषित करती है। जी साथ में ये सर कर लेंगे सर। हेलो सर। श्रीजय है वहाँ? ये सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में, यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की उसमें भी गड़बड़ था रेफरी का। फाइनल के मैच का तो जरूर दिखाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के। और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। जी सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई इंजरी नहीं हुई ना? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर ये हरमन के पास सर। सर नमस्कार। सरपंच साहब, नमस्कार सर। मैं भी बंद कर गया, सरपंच साहब बोल रहे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने। और आपको याद होगा, मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर। कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। थैंक यू सर। हमारे श्रीजय से जी साहब घोषित करती है। जी साथ में ये सर कर लेंगे सर।
हेलो सर। श्रीजेश है वहाँ? ये सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। आज मुझे कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में, यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी यस सर, तो आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई इंजरी विजरी नहीं हुई ना? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे हैं सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ भैया। भारत माता की थैंक यू सर। जय सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर ये हरमन के पास सर। सर नमस्कार। सरपंच साहब, नमस्कार सर। मैं भी बंद कर गया, सरपंच साहब बोल रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने। और आपको याद होगा, मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर। कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर। वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। थैंक यू सर। हमारे श्रीजेश से जी सर। घोषित कर दी है। जी साथ में ये सर कर लीजिए सर। हेलो सर। श्रीजेश है वहाँ? ये सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। आज मुझे कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में, यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी यस सर, तो आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई इंजरी विजरी नहीं हुई ना? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे हैं सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ भैया। भारत माता की थैंक यू सर।
थैंक यू। महाराज के जय सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब बहुत बधाई भी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हॉकी टीम का जिसने आज भारत का नाम ऊंचा किया, भारत को कांस्य पदक मिला है ओलंपिक हॉकी में, और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद खत्म हुआ और हमने आपको संवाद सुनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की हौसला अफजाई भी की और ये भी कहा कि इससे जो है भारत में नई पीढ़ी जो है हॉकी की ओर और ज़्यादा आकर्षित होगी। बहरहाल एक बार फिर आज के विषय पर आते हैं। आज जैसा मैंने शुरुआत करते हुए बताया दो टूक में कि आज वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक है वो आज संसद में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके साथ ही इस विधेयक को फिलहाल जेपीसी के पास भेज दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसके पास भेज दिया गया है, क्योंकि विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पर पूरी तरह से कंसल्टेशन नहीं हुआ और इस पर पूरी चर्चा नहीं हुई। हालांकि कानून मंत्री ने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम लगातार कंसल्टेशन कर रहे थे और कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके ऊपर हमने कितना कंसल्टेशन किया। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जो माइनॉरिटीज़ के लोग थे वो आए, उनके साथ इस पर संवाद हुआ और इस कंसल्टेशन के बाद ही ये पूरा जो विधेयक है तैयार किया गया। लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर के आपत्ति जताई और विपक्ष के जितने सांसद आज इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए, ज्यादातर ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और यह भी कहा कि यह मुसलमानों की संपत्ति पर, दरअसल उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की सरकार की एक साजिश है। इसे मुसलमानों का विरोधी बता दिया गया और तमाम तरह की चीजें कही गई। हालांकि कानून मंत्री ने, किरण रिजिजू ने एक एक करके हर बात का जवाब भी दिया और उन्होंने वो तमाम चीजें रखी जिसके कारण इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी। कानून मंत्री ने यह भी बताया कि कैसे सच्चर कमेटी जो खुद कांग्रेस ने बनाई थी और उसके पहले की जो तमाम कमेटियां थी, जो तमाम इसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो बनी थी, उन सब ने इस तरह के संशोधनों की बात कही थी। इसलिए कानून मंत्री ने कहा कि ये तमाम तरह के संशोधनों की बात आपके समय में ही की गई थी, आपकी सरकारों के समय की गई थी, आपकी सरकारों ने जो कमेटियां बनाई थी उन्होंने की थी और हम उन पर काम कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगता है कि इस पूरे मसले पर आसानी से मानने वाला नहीं है और फिलहाल मामला जेपीसी में गया है और जेपीसी के बाद जब ये दोबारा सदन में आएगा तो इस पर वोटिंग तो जरूर होगी। बड़ी बात सरकार के हिसाब से अच्छी ये रही, क्योंकि सुबह तमाम लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इसके ऊपर क्या बीजेपी ने, सत्ताधारी पार्टी ने अपनी सहयोगी जेडीयू और टीडीपी से चर्चा कर ली है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जेडीयू और टीडीपी जो है वो भी उनको मुस्लिम वोट देते हैं, तो इसीलिए जो है ये कहा कि क्या इन दोनों से कंसल्ट कर लिया गया। लेकिन सदन में जब इन दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों के बोलने का वक्त आया तो इन दोनों ही दलों ने ये कहा कि हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। बहरहाल ये सब कुछ संसद में हुआ और जो कुछ संसद में हुआ संसद के बाहर हुआ, इसको लेकर क्या कुछ कहा सुना गया, आपको थोड़ा सा मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद आज की बहस में आगे बढ़ूंगा। इससे एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस है, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये बिल है। पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जो संविधान के अंदर आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के अंदर जो हमें अधिकार मिले हैं उनका पूरी तरीके से वायलेशन है। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। चंद लोगों ने पूरा वक्फ
बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं ये उसी सचर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है और आपको तो खुश होना चाहिए जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। उठाए गए और कुछ सवालों का जवाब मैंने आपको सुनवाया, लेकिन एक बात और मैं इससे पहले कि डिबेट की तरफ आगे बढ़ूं, एक बयान आपको और सुनवाना चाहता हूं और उस बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में पिछले कुछ समय से, या यूं कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से बांग्लादेश में हमने देखा है कि बांग्लादेश में जब से ये उत्पात चल रहा है, देश में कुछ लोग बैठ करके लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं। और आज समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बाकायदा संसद में खड़े होकर यह कह दिया कि अगर इसको इस तरह से लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया, तो फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो एक तरह से बांग्लादेश को रिपीट करने की धमकियां भी अब देश में लगातार दी जा रही हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी को। सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। तो ये मोहिबुल्लाह नदवी थे, कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि दोबारा हम लोग सड़कों पर आ जाए, ये कह रहे थे। और मैं इसमें डिबेट में आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ दो चीज़ आपको बता रहा हूं। मैंने ये बाइट खास तौर से इसलिए दिखाई क्योंकि इस देश में लगातार, आपने कांग्रेस के नेताओं के बयान तो ज़रूर सुने होंगे, जिस तरह से कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने और मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इन पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक जो हैं वो लगातार इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और मैंने पिछले अपने एपिसोड में भी कहा था ये लोग और कोई नहीं हो, ये लोग दरअसल आस्तीन के सांप हैं। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आस्तीन के दो सांपों की आज बात और करूंगा। मेरे पास देखिए आज का एक ट्वीट है और ये नदीम अली हैं, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं बल्कि एक्टिव कार्यकर्ता शायद हैं, क्योंकि इनकी तस्वीरें संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी के समर्थक नदीम अली हैं, ये लिखते हैं कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए। मैंने कहा ये आस्तीन के सांप हैं, इनको सांपों को अगर नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये लोग भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। ये लिखते हैं कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी गृह युद्ध हो। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज यादव का एक ट्वीट है, जब खबर यह आई कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर चली गई हैं, तो वो लोगों से पूछ रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे। तुम्हारे वाले कौन भागेंगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे तो तुम लोग कहां जाओगे। तो इस तरह से देश में भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी पर चर्चा करूंगा, मेरा आज का विषय ये नहीं है, लेकिन यह विषय इसलिए है कि एक तरह से इस पूरे संशोधन विधेयक को लेकर के झूठ और भ्रम फैला करके किस तरह से देश का माहौल खराब करने की क्या एक बार फिर से कोशिश हो रही है, या फिर वास्तव में इस संशोधन विधेयक में ऐसा कुछ है जो संविधान के खिलाफ है। इस सब पे चर्चा करूंगा। मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ यासिर जिलानी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी जी। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। मेरे साथ स्टूडियो में दुष्यंत कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राहुल गांधी के बड़े समर्थक हैं। नाजिया खान मेरे साथ जुड़ रही हैं, आज 2 टूक में पहली बार जुड़ रही हैं नाजिया खान, ये पश्चिम बंगाल से, और अधिवक्ता हैं नाजिया खान जी, और वक्फ की कई प्रॉपर्टीज़ के जो डिस्प्यूट हैं उसके ये केस भी लड़ रही हैं एज ए एडवोकेट। और मेरे साथ एक और एडवोकेट स्टूडियो में, शशांक शेखर झा। अब 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं सबसे पहले सर, मैं इससे पहले कि मैं वक्फ की इस विधेयक पर आऊँ, मैं तारिक खान जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जो प्रवक्ता हैं वो ये लिख रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे, आपके सांसद जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा। ये सब इस तरह की धमकियां, भारत को बांग्लादेश बनाने की ये जो सोच है, इस सोच पर भी कुछ पार्टी चिंतन करती है कभी कि ये सोच नहीं होनी चाहिए? जब 2012 में निर्भया कांड को लेकर जनता सड़कों पर आई, अपने सांसद की बात का जवाब दे रहा हूं, तो वो जनता आस्तीन की साथ थी। ठीक है भाई, जब किसान लोग किसान आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर आए तो वो आस्तीन के साथ थे। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सड़क से लेकर और तमाम किस्म के आंदोलन किए तो वो लोग भी आस्तीन के साथ, सब लोग आस्तीन के साथ थे। देश में गृह युद्ध, सरकार के खिलाफ, देश में गृह युद्ध कहना कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए, आस्तीन के सांप होते हैं कि नहीं? अपने सांसद के कहने, मैं आपके सांसद की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके सांसद के लिए आस्तीन के सांप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए 1 मिनट, मैंने आस्तीन के सांप, अरे सुनिए तो सही ना, अरे सुनिए तो सही, आप लोग नैरेटिव झूठा, तारिक खान जी आप नैरेटिव झूठा बनाने लगते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैंने इन 2 लोगों के लिए, सुनिए सर, आपके सांसद ने जो कहा आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़, मेरे सुनिए ना, मेरे शब्दों को मत तोड़ मरोड़िए। मैंने आस्तीन के सांप इन 2 लोगों के लिए कहा, आप चाहें तो सुनिए सर, सुनिए ना, एक बार जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अपने सर पे लिखवाऊंगा कि हम, सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए तो सही। मेरे शब्दों को मत मरोड़िए, मैंने आपके सांसद के लिए शब्द नहीं कहे, मैंने आपके सांसद का बयान दिया, और मैंने ये दो पर्ची दिखाई जिसमें आप, हाँ आप कह सकते हैं, आपके प्रवक्ता के लिए मैंने जरूर कहा, जिन्होंने ये कहा कि तुम्हारा वाला भी भागेगा तब तुम कहां जाओगे कालिया, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। देश में गृह युद्ध कराने की बात करना, देश में यह कहना कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा तो तुम लोग कहां जाओगे, ये आस्तीन के सांप हैं, इनके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आपके सांसद के लिए मैंने नहीं कहा, आप ये कहिए कि आपके सांसद ने जो का सही कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। बयान क्यों पढ़ा मेरे सांसद का आपने कि हमको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपने क्यों पढ़ा? इसमें कोई दिक्कत है? मुझे अगर जनता को, अगर भारत की जनता को कोई चीज ना पसंद आए और वो उसका विरोध करे तो आस्तीन की सांप हो जाएगी, स्नैक, कोबरा। अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। गृह युद्ध की, अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और ये अंग्रेजों का शासन नहीं है तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है, और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हाँ, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं 1 बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। ऐसा है कि देश में गृह युद्ध कराने की कोई बात नहीं कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं हम उनका समर्थन नहीं करते, ठीक है, मैंने भी उनके लिए कहा, मगर मैं अपने सांसद को डिफेंड कर रहा हूं। ठीक है, सही बात, मैंने आपके सांसद के लिए गृह युद्ध की बात नहीं की, बोलिए अब आप। अगर हम डिसएग्री करेंगे तो जैसे आजादी के लिए आंदोलन हुआ था, वो संविधान हमको इजाजत देता है, हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के लिए कौन रोकेगा? अब भाई तानाशाही सरकार है, रोक सकती है, जेलों में बंद करेगी तो वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। किसानों को मार डाला 700, वो भी आस्तीन के सांप थे, कोबरा थे, स्नैक। आपने तो खालिस्तानी कहा ही था चिल्ला चिल्ला के
कि ये सब कहाँ खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। आप ये भी सुन लीजिए, अगर आप उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। हाँ। और किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था किसी ने, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मुसलमान अब सुनिए तारिक खान, अब आप सुनिए तारिक खान, अब आप विषय से भाग रहे हैं। चलिए मैं आपसे विषय से जुड़ा सवाल सीधा कर देता हूं। आपने मनोज यादव पे जवाब नहीं दिया जिसने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा। आपको जो सूट करता है वो कहते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल, अब सुनिए, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं आज के विषय पर आ जाता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप विषय से विषयांतर करना चाहते हैं और आपकी मर्जी है। मैं विषय पर आना चाहता हूं। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, आप सर हिला रहे हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, जो कहेगा भारत का प्रधानमंत्री चुनाव भगाएंगे, जो कहेगा देश में गृह युद्ध होगा, वो मेरे लिए आस्तीन का सांप है। और अगर आप भी उसको समझते हैं तो अपने माथे पे लिखवा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप सवाल का जवाब देने के लिए मूड में है तो, और अगर आपको किसानों पे डिबेट करनी है तो मुझे उससे भी एतराज नहीं है। बोलिए, सवाल तो पूछिए आप। हाँ सवाल तो ठीक है, बिल्कुल सवाल पूछूंगा। अब पूछता हूं मैं जब आपसे, ठीक है? तो मेरे जो मैं कहूं, मेरे शब्दों को मेरे मुंह में बदलने की कोशिश ना करें, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं। जो मैं शब्द कहता हूं बहुत सोच समझ के कहता हूं। आस्तीन के साथ जिसको कहा, ठोक के कहा, अब भी कहा, बार बार कहूंगा। अब मैं आता हूं सवाल पर। मुझे ये बताइए सर, अब मुझे ये बताइए तारिक खान जी, ये सवाल मेरा सबसे है कि ये जो संशोधन विधेयक आया, इसको लेकर के जो जमीयत उलेमा हिंद है वो ये कह रहा है कि ये जो विधेयक है ये शरिया पर हमला है। ये हमला शरिया पर है, संशोधन जो विधेयक आया है। और आप लोग कह रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, भारत का संविधान शरिया कब से हो गया? क्या आप दोनों ने बैठ के तय नहीं किया था कि क्या कहेंगे? जमायत उलेमा कह रहा है कि शरिया पे हमला है, आप कह रहे हैं संविधान पे हमला है। पहले आप दोनों मिलकर तय कर लेते कि ये संविधान पे हमला है, शरिया पे हमला है, या फिर भारत का संविधान और शरिया एक दूसरे के पर्यायवाची कब हुए? मुझे नहीं मालूम। आरएसएस और बीजेपी कोलैबोरेशन में है, जानते हैं इस बात को? आप नहीं जानते होंगे, तो आप तो बड़े मासूम से, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई कोलैबोरेशन जमीयत उलमा हिंद और समाजवादी पार्टी का नहीं है। महमूद मदनी और अरशद मदनी का नंबर हमसे ले लीजिए और उनसे बात कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ पूछना है तो हमसे पूछिए। चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये शरिया पे हमला है, संविधान पे हमला है, बताइए। अरशद मदनी का नंबर नोट कर लीजिए, उनसे बात करिएगा। अरशद जमीयत उलमा हिंद का पक्ष चाहिए, अरशद मदनी से बात करिए, महमूद मदनी से बात करिए। क्या फिर बोलिए। अरे जमीयत उलमा हिंद का आपको अगर चाहिए पक्ष तो अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब, उनसे बात करिए। हम समाजवादी पार्टी का पक्ष। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष, ये शरिया पे हमला है, संविधान पे हमला है, मुसलमानों पे हमला है या संविधान पे हमला है? पहले मुझे क्लियर कर दीजिए। ये गरीब जो हैं हिंदुस्तान के, उनके ऊपर हमला। और आप चाहते ये हैं कि जैसे आपने अयोध्या में अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव इनको जमीनें बांटी हैं, आपने पढ़ा होगा खबर, 13,000 एकड़ जमीन बांट दी उनको। ऐसे ही आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे आपका कब्जा हो जाए, तो आप उसको भी बांट दें। और वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो आपकी जागीर नहीं है, मुसलमानों की दान की हुई जमीनें, मुसलमान दे के गए हैं। कोई गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को कोई जमीन दान नहीं दी है। और जो डिस्प्यूट है उसके लिए टाइटल डिस्प्यूट तमाम चले आ रहे हैं। अब एक बात का जवाब दे दीजिए, पहले आप कहते हैं कि वक्फ की जमीन पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो बाबरी मस्जिद पे कैसे क्लेम हुआ? वक्फ नंबर 26 कैसे हुआ? बाबरी मस्जिद रजिस्टर्ड थी वक्फ नंबर 26 से, 1926 से रजिस्टर्ड थी, कैसे क्लेम हुआ? फिर जब हम मथुरा चले जाते हैं, वहां मामला चल रहा है, कैसे चला? मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का बीच में, वो भी वक्फ की है, वहां कैसे चल रहा है? फिर आ जाते हैं ज्ञानवापी में, वहां भी मामला चल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, फिर आप कहते हैं कि और हमारे आंख के सामने उसमें मुकदमा चल रहा है, लोअर हाउस में चल रहा है। ट्रिब्यूनल 20 से ज्यादा हिंदुस्तान में है। ट्रिब्यूनल का काम होता है तो स्पीड में केसेस को ले और जल्दी फैसला दे। वहां जो जज होते हैं वो भारत के जज होते हैं, उनको मुसलमान लोग खुद से बहला फुसला के अध्यक्ष नहीं बना देते। अभी यूपी ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं, जो सदर हैं, वो मुसलमान नहीं है।
तो क्या उनको बैठा दिया हमने जाके? वो जज लेवल, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एक अधिकारी होता है, वो जो फैसला लेगा उसके पास भारत की संविधान की किताब होगी या वो इस्लामिक कानून को लेके बैठेगा ट्रिब्यूनल? ओके। हमारे यहाँ कितने ट्रिब्यूनल हैं? ट्रिब्यूनल जो होगा वो इस्लामिक किताब को लेकर फैसला नहीं देगा, उसके पास संविधान की किताब होगी, वो जज है, उसने संविधान की पढ़ाई की है, वो उसी हिसाब से फैसला- यासिर जिलानी, ओके यासिर जिलानी, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से जो भी अभी वक्फ का कानून है वो कह रहे हैं उसमें ऐसे कुछ है ही नहीं जिस तरह का आप लोग हवा बना रहे हो। वो कह रहे हैं कि देखिए अयोध्या की जमीन दे दी गई, वो मथुरा की बात कर रहे हैं और बाकी सब बात कर रहे हैं। तो आप लोग अननेसेसरी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, गरीब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों की जमीनें हड़पने के लिए ये ला रहे हैं, संविधान पर बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं आप लोग। देखिए, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक चरित्र सब जानते हैं, इनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स और नैरेटिव के बारे में चर्चा करने तो बैठे नहीं है। इस वक्त जो आज संसद के पटल पे एक ऐतिहासिक बिल को रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है, समझने की जरूरत है अशोक। जो लोग अल्लाह और इस्लाम के नाम पे अपनी जमीन को दान दिया और उस दान दिए हुए जमीन, जायदाद, पैसे, उसकी एक कमेटी होती है जो मॉनिटरिंग करती है उन लोगों को फलाह और बहबूद के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो कुपोषण के शिकार, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, जो वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं, जो लास्ट लाइन में खड़े हुए मुसलमान हैं, वो उनके देख रेख के लिए काम करती है। लेकिन 40-50 साल से अगर आपने देखा होगा, जो भारत की व्यवस्था है जिसमें ज्यादातर वक्त कांग्रेस और राज्य स्तरीय समाजवादी बसपा की सरकार रही, उसमें जब उन्होंने उस कमेटी का चेयरमैन अपना एक बड़बोला नेता बनाया तो वो उसने भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया। जो भूमाफिया की बात आज संसद के पटल पे चर्चा हुई है कि भूमाफिया ने वक्फ की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ली और उसका मालिकाना हक अपने पास रख लिया। इतने हालात खराब हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे अशोक जी, इसी दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के सामने एक बहुत बड़ी लैंड को अभी भी कब्जा कर, जामा मस्जिद, चांदनी चौक में 50-50 साल से 50 रुपए के महीने की दुकानें हैं, लेकिन क्या आज के डेट में ये है कहीं से भी सही कि आप 50 रुपए महीना दें? और वो भी 50 रुपए महीना ये कमबख्त लोग नहीं देते क्योंकि मुसलमानों के फलाह बहबूद का काम होता है। सरकार क्या चाह रही है? मैं सरकार के मद्देनजर, सरकार इसलिए इस बिल को लेके आई है कि वक्फ बोर्ड को मजबूत करे। ये क्या बात करेंगे? 50 साल में कभी इन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी जो भू जमीन जो है जिसके मालिक वक्फ बोर्ड है, कभी इन लोगों ने ये सोचा कि कोई मुसलमानों के लिए बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया जाए, कोई ऐसा अस्पताल बनाया जाए जिसमें गरीब मुसलमान जो लास्ट लाइन में खड़ा है वो उसको फायदा हो? इन्होंने नहीं किया। नहीं, लेकिन यासिर जी एक बात जो वो तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसको आप जो है इसमें कोई न्याय नहीं होता। वो कह रहे हैं ट्राइब्यूनल में भी जो है भारत के जज बैठते हैं और वो जो है ऐसे कई मामले हैं जिसमें जो कोर्ट में गए, तो फिर आप लोग ये अननेसेसरी का एक हवा बना रहे हैं कि भाई कि वक्फ कि उसमें कोई सुनवाई नहीं हो सकती, जो वक्फ बोर्ड ने किसी को कह दिया कि भाई वहां पर कब्जा हो जाता है। ये जब भी कोई प्रधानमंत्री मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के आने वाले जनरेशन जो उनके मुस्तकबिल के लिए कोई कार्यक्रम तय करते हैं, तो ये लोग मुसलमानों को भ्रमित करते हैं, ये वोट बैंक के नजरिए से मुसलमानों को। मसला यहाँ है ये, इन्होंने ये कह दिया कि वक्फ के संशोधन से मुसलमानों के ऊपर प्रहार है, जबकि वक्फ अधिनियम में जो संशोधन होने जा रहा है क्लियर, एक एक बात को किरण रिजिजू जी माननीय मंत्री ने कहा है कि किसी अनुच्छेद पे कोई छेड़छाड़ नहीं, संविधान के आने वाले किसी दायरे को छेड़छाड़ नहीं कर रहे। उसके बाद भी पिछले 4-5 दिन से आप देख लें, जो इनके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमान लोगों को, गरीब लोगों को, क्योंकि गरीब मुसलमान जुड़ा हुआ है, गरीब मुसलमान वक्फ बोर्ड से उसकी वाबस्तगी है। और ज्यादातर जमीनें अशोक जी कब्रिस्तान के लिए हैं, जो जहां पे कोई जा नहीं सकता है। और दूसरी जो, और एक ये बात कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद की वो जमीन, भाई आजादी के बाद हिंदू भाई भी, उनकी भी जमीन सरकार ने ले ली थी, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली। इस पर चर्चा नहीं करते, इस पर चर्चा करेंगे तो मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह खुलासा हो जाएगा।
वो सारी जमीनें जो लोग पाकिस्तान गए उनकी भी जमीनें वक्फ बोर्ड में एज इट इज चली आ रही। तभी तो 1923 एक्ट को खत्म किया गया है। ओके। हर बार अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड में हुआ है, टेक्निकल तौर पे ये चर्चा नहीं करते, लीगल एस्पेक्ट्स पे ये चर्चा नहीं करते। इन्हें लगता है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काओ, सौहार्द बिगाड़ो, क्योंकि वोट चाहिए उन्हें, गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना है, इसलिए वो इस तरह का माहौल आपके सामने पैदा कर रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तारिक खान ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से जरूर जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा भाई मदनी से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, जमायत उलेमा हिंद से हमें क्या मतलब है। लेकिन इसका मतलब जमीयत उलेमा हिंद ये कह रहा है कि ये जो कुछ किया जा रहा है, जो संशोधन विधेयक आया है, ये शरिया के ऊपर हमला है, और ये इंडी गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं संविधान के ऊपर हमला है। मेरा सवाल यह है कि दोनों में से एक तो जो है वो झूठ बोल रहा है, एक तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का संविधान शरिया नहीं है। तो या तो शरिया पे हमला है या संविधान पर हमला है, दोनों में से एक चीज है। या तो जमीयत उलेमा हिंद सही कह रही है कि ये वास्तव में संशोधन विधेयक जो है ये शरिया पर हमला है, या फिर इंडी गठबंधन वाले सही कह रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि भारत का संविधान अभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। शरिया से ये देश नहीं चलता। लेकिन मैं जमीयत पर जो है उस पर अभी डिबेट नहीं करना चाहता, ना मेरे साथ उसका कोई नुमाइंदा है, लेकिन मुझे उनसे डर भी नहीं है। अगर उनको लगता है तारिक खान को हिम्मत है, तो हिम्मत होगी तो ज़रूर बात करूंगा। इतनी हिम्मत है, आप लोगों से डील कर लेता हूं, तो उनको डील करने में क्या दिक्कत है। जितना भ्रम आप लोग फैलाते हैं उससे तो कम ही वो लोग भ्रम फैलाते हैं। सर, आप लोगों को डील करने वाला तो किसी भी मौलाना को डील कर सकता है। तो आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद और इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया है उसको आज पेश किया गया। विपक्ष की ओर से तमाम सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया और कहा यह संविधान पर हमला है। कुछ लोगों ने कहा यह मुसलमानों को परेशान करने के लिए सरकार ऐसे कर रहे हैं। उधर जमीयत उलेमा हिंद कहता है कि यह शरिया पर हमला है। इस तरह की तमाम नैरेटिव जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कानून मंत्री ने इस पर अपनी बात रखी, लेकिन फिलहाल ये जो विधेयक है इसको JPC के पास भेज दिया गया है। कंसल्टेशन को और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन देश में चर्चा तो जरूर होती रहेगी, क्योंकि पूरा गठबंधन जो है, विपक्षी गठबंधन, इसको ना लाने पर अड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। यासिर जिलानी BJP से, मेरे साथ तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दुष्यंत कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नाजिया खान है मेरे साथ, एडवोकेट हैं, मेरे साथ शशांक शेखर झा, वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। शशांक शेखर झा, ये जो कुछ कहा जा रहा है, हालांकि इससे पहले मैं आपके सवाल पे उसमें एक बात मैं और दर्शकों की जानकारी में डाल दूं। मेरे पास एक वक्फ वेलफेयर फोरम के जो चेयरमैन है जावेद अहमद, उनका एक स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ जो बोल रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनका अपना निजी स्वार्थ क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि इनका कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ भी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर रखा है। तो ये जावेद अहमद कहते हैं कि तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी पर
ओवैसी और उनकी जो पूरे लोग हैं उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है और उसको लेकर 30 साल से ज़्यादा जब हो जाए तो उसका रिव्यू होना चाहिए, वो रिव्यू नहीं होता और इस तरह से चल रहा है। दिल्ली में जमात उलमा हिंद के पास काफ़ी संपत्ति है जो वक्फ की है, लेकिन इसका फ़ायदा ना बोर्ड को हो रहा है ना ही गरीब मुसलमानों को। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे 200 नेता और संस्थान हैं जिन्होंने इस तरह से कब्जे कर रखे हैं और अगर ये विधेयक आ गया तो फिर ट्रांसपेरेंसी आ गई तो इनकी तमाम पोल पट्टी खुल जाएगी, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया, कहा है। मैं नहीं जानता इसके ऊपर सच क्या है, लेकिन शशांक शेखर जी, ये जो कहा जा रहा है कि भाई ये तो संविधान पर हमला है जी, एक बार फिर जो है संविधान के ऊपर बीजेपी हमला कर रही है इस विधेयक को ला करके। नमस्ते अशोक जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अशोक जी, मैं आज फॉर्चुनेट था कि मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख रहा था और क्योंकि आपने ओवैसी साहब की बात की और तेलंगाना की बात की, वहीं से शुरू करते हैं। तेलंगाना में मैरियट होटल के प्रॉपर्टी को वक्फ ने क्लेम कर लिया। अभी रिसेंटली तेलंगाना हाईकोर्ट ने बोला कि गलत क्लेम था आपका। ओवैसी साहब की बात की, आज ओवैसी साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, आर्टिकल 14 को बोल रहे थे। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वलिटी। अगर इस देश में हिंदू मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है तो क्यों नहीं वक्फ में भी इन्वॉल्व हो। तो अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था अभी तक तो इसका वायलेशन अब नहीं होगा ये नए अमेंडमेंट से। तो ये कहना ओवैसी साहब का मेरे को लगता है कंप्लीटली हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू मंदिरों का जो कंट्रोल है या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार ना करे, और इस देश में हर जगह हो रहा है। मैं और भी सांसदों का देख रहा था। उनको क्यों कहना है, तो बीजेपी को कहना चाहिए ना। बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेट की बीजेपी ला रही है। लेकिन मैं और भी कुछ नेताओं का देख रहा था, जैसे कि मनीष तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने एक बात कही कि ये पार्लियामेंट के पावर के बाहर है, कॉम्पिटेंट नहीं है पार्लियामेंट इस तरीके का अमेंडमेंट लाने के लिए जो रिलीजियस एंडोमेंट की बात करे। समझ नहीं आता कि मनीष तिवारी कौन सा कानून पढ़ते, क्योंकि खुद लॉयर हैं। कांग्रेस की उनकी ही सरकारों ने नेहरू के टाइम से, बाद में राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा और सबसे रिसेंटली डॉक्टर मनमोहन सिंह अलग अलग समय में वक्फ कानून को लाया, अमेंड किया और स्ट्रांग करते गए। आज जब उसी में एक नया अमेंडमेंट आ रहा है तो कैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो ये बात कहनी वाली लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कहा गया कि 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसमें असीमित शक्तियां दे दी गई, कोई कब्जा कर ले, कोई कह दे कुछ, लेकिन अभी आपने बताया कि मैरियट होटल को लेकर के हाई कोर्ट का फैसला आया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वक्फ अगर कहीं किसी की जमीन लिख दे, कह दे मेरी है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज तो किया जा रहा है ना। नहीं, इसमें छोटा सा कैच है, कानून को यही बनाया गया कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आपने बेसिकली पैरेलल लीगल सिस्टम खड़ा कर दिया, जिसकी बात अगेन वैसे नहीं कहा कि आप पैरेलल लीगल सिस्टम या लीगल सिस्टम को खराब कर रहे हैं। पैरेलल लीगल सिस्टम क्रिएट किया गया। जब मैरियट होटल वाला मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में गया तो उनका क्लेम यही था कि ये रिट पिटीशन में हाईकोर्ट नहीं आ सकते, इनको वहां जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके असीमित पावर, इनहेरेंट पावर है, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ये थ्योरी गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे और हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व हुए और उन्होंने वक्त हटाया। यानी अगर कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब यह है कि भारत में वक्फ बोर्ड बड़ा नहीं है। संविधान के तहत कोर्ट बड़ी, अदालतें बड़ी, और मुझे लगता है यही है। ये जो आर्टिकल 40 है, वो आर्टिकल 40 ये कहता है कि बोर्ड तय करेगा। अगर आपकी संपत्ति उसने वक्फ ने बता दी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। ट्राइब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जितना संविधान मैंने सीखा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत सर्वोच्च है, तो इसलिए इसका मतलब उसको चुनौती तो दी जा सकती है। एक्चुअली ये जो कानून को जो स्ट्रांग करते गए ये लोग, वो बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। ये ऐसी एक प्रथा रख देगी कि मेरा सीट है, सिटी बस में हम जा रहे हैं, वक्फ ने यहाँ रुमाल रख दिया, आज से ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। ऐसा करते गए। तो ऐसा करने में इन्होंने क्या किया ये देखिए, और क्यों ऐसा एक्सप्लेनेशन हाईकोर्ट से आया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा हम सब कुछ को क्लेम करते हैं। इन्होंने ताजमहल क्लेम किया, इन्होंने लाल किला क्लेम किया, इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर क्लेम किया, इन्होंने राम जन्मभूमि क्लेम किया, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट तक को क्लेम कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को 23 साल केस लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार लड़ना पड़ा, तब जाकर कहा गया कि भाई ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रॉपर्टी है, आपका नहीं है। पटना हाईकोर्ट आज भी फंसा हुआ है इसी चीज में। कल जस्ट यस्टरडे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो पुराने टाइम के बने हुए थे, मस्जिद, मजार वगैरह, वो एएसआई कंट्रोल करता है क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। तो वक्फ ने कहा कि आप हटिए, एएसआई को हटाने के लिए आदेश दिया। एएसआई कोर्ट गया, कोर्ट में
कोर्ट में जस्टिस आलूवालिया बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा चलता रहा तो आज आप ताजमहल और इसको भी क्लेम कर सकते हैं और कल पूरे भारतवर्ष को क्लेम कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात, इनहेरेंट पावर को प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा करता है, लेकिन क्या कोई आम व्यक्ति मेरे या अशोक श्रीवास्तव जी जैसा अगर हमारे खिलाफ वक्फ इस तरह के आदेश देगा तो क्या हम 23 साल तक कोर्ट में लड़ पाएंगे? यही मेरा ये सवाल बात था। है। कल भी मैंने कहा था तमिलनाडु का गरीब किसान जो बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेचना चाहता था और वक्फ ने कह दिया कि जमीन तो उसकी है, वो बेचारा, वैसे लोग कहां जाएंगे? तारिक खान जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से 30 सेकंड में, फिर मैं नाजिया जी के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि जब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये सब मामले गए, इसका मतलब ये है कि जो ट्रिब्यूनल है वो इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। कई मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए। अब मैं क्लेम की बात कर, क्लेम तो हिंदू संगठन ने कहा ताजमहल ताजमहल है, तो क्या दे दिया गया? टीले वाली मस्जिद को कहा गया कि वो उसके नीचे हिंदू मंदिर है, इस क्लेम का आप क्या करेंगे? ऐसे ही वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड के किसी भी क्लेम को सही नहीं कहा जा सकता कि वक्फ बोर्ड कुछ भी क्लेम कर दे वो सही है। क्लेम किसी का भी हो सकता है कहीं पर भी। नहीं, और इस तरीके के तमाम डिस्प्यूट रहे हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल और वो कोर्ट तारिक जी, इसमें बेसिक फर्क है। अशोक जी, मैं बताता हूं, हर शहर में, इस देश के हर शहर में एक ऐसा बड़ा सा ग्राउंड होता है सरकार का, जहां पे रामनवमी भी होती है, ईदगाह भी होता है और वहां पे गणेश चतुर्थी भी होता है। हमने देखा है कि किस तरीके से कर्नाटक की उस रामलीला मैदान को चैलेंज किया गया और वहां गणेश चतुर्थी हम नहीं मना पाए क्योंकि वहां कभी ईद मनाई गई और कहा गया कि अब ये वक्त की प्रॉपर्टी है और हम नहीं मना पाए। तो ऐसा तथ्य मत दीजिए कि वो इक्विवेलेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। क्यों हर बार हमको कोर्ट जाना पड़े? मैं एक बात और कह दूं, देखिए, हिंदू संगठन अगर जो कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर मंदिर था, यहाँ, वो एक अलग डिस्प्यूट है, लेकिन ये कि अगर अशोक श्रीवास्तव के घर पर आकर वक्फ बोर्ड कह दे कि मेरी जमीन है, तो ये अलग मामला। ऐसे कोई शशांक मेरे घर पे आके नहीं कह सकते कि ये हमारी जमीन है। कोई विश्व हिंदू परिषद वाले आके मेरे पास नहीं कह सकते मेरी जमीन है, लेकिन वक्फ के पास ये ताकत है कि वो आकर कह सकता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो अशोक श्रीवास्तव उसके बाद कोर्ट में जाकर डोलता रहेगा। अशोक जी कहेगा भी नहीं, मतलब कानून कहता है कि मैं रख लूंगा, आप जाते रहिए। ओके, नाजिया जी ऐसे कई मामलों को हैंडल कर रही हैं, तो नाजिया जी ये इसमें एक्चुअल में क्या है जो तारिक जी कह रहे हैं और जो शशांक जी कह रहे हैं? दो पक्ष हैं हमारे सामने, आप खुद डील कर रही हैं बहुत सारे ऐसे मामले, क्या होता है ऐसे मामलों में? देखिए, 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है और हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, मुस्लिम क्लेरिक हैं, प्रेचर हैं, उनके हिसाब से ये डोनेट किया हुआ 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेट किया हुआ। अब जब अगर ये डोनेट किया हुआ है तो 80% प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्यों चल रहा है? मुसलमान बेटियों की प्रॉपर्टी कैसे हड़प कर लिया और वो क्यों केसेस लड़ रही हैं अगर ये डोनेट किया हुआ है? जैसे ए अनीस आयशा तमिलनाडु, उसके बाद फिर हसना, उसके बाद निखत यास्मीन, सलमान खान, शहनाज परवीन मध्य प्रदेश से, यास्मीन एक और है, आसमा एक और है जो पश्चिम बंगाल में। एक केस मैंने देखा कलकत्ता हाई कोर्ट में, गुलाम रसूल, इनके फादर एक मजार में मुतवल्ली थे, उनकी वफात हो गई और अभी भी वो मुतवल्ली के नाम से पैसा उठा रहे हैं, आराम से उठा रहे हैं, और उनके बेटे ने क्लेम किया है कि मैं भी अब मुतवल्ली बनूंगा क्योंकि मेरे फादर मुतवल्ली थे, और आराम से पैसे उठा रहे। आज किरण रिजिजू जी ने एक बात कही, सेक्शन चैप्टर 9 और सेक्शन 108A, जिसमें एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, जिसमें यह साफ तरीके से अशोक जी लिखा हुआ है कि फाइनल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड का होगा और किसी का नहीं हो सकता है। अब यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है, ट्रिब्यूनल भी वक्फ बोर्ड का होगा, कोर्ट भी वक्फ बोर्ड का होगा, एडवोकेट भी वक्फ बोर्ड का होगा, जज भी वक्फ बोर्ड का होगा और जजमेंट भी वक्फ बोर्ड का होगा। और बेचारे जो व्यक्ति हैं, चाहे वो मुसलमान की जमीन हड़पी गई हो, चाहे वो सरकार की जमीन हड़पी गई हो, चाहे वो किसी और धर्म के लोगों की जमीन हड़पी गई हो, उनको उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ट्रिब्यूनल उनको फैसला ना सुना दे। जब वो फैसला सुना देगा और वो वक्फ बोर्ड के हित में जाएगा, तब
दे सकता है सिविल कोर्ट में। ओके, कितना बड़ा मतलब समझिए जुर्म है। अब देखिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो संसद ने पास किया था 1631 में से 1648 में ताजमहल बना और शाहजहां के कहने पे बना। उसके बाद 2005 में अचानक से बोल दिया गया कि ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। भैया प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हो, सुन्नत रसूल हो, या बाबर को मानते हो, शाहजहां को मानते हो, किसको मानते हो, पहले ये फैसला कर लो। अब आप 1631 का काम 2005 में कर रहे हैं तो कहां गया लॉ ऑफ लिमिटेशन है? मतलब आप ओवरराइड कर रहे हैं संविधान पर, ओके, पार्लियामेंट पर बने हुए इंप्लीमेंट और लॉ को आप डिसोबे कर रहे हैं, ओके, जमीन को हड़पने के लिए। मैं यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि संविधान जो है, संविधान जो है वो देश की अदालतों को सर्वोच्च ताकत देता है और संविधान जो है संसद को सर्वोच्च ताकत देता है। संविधान शरिया को सर्वोच्च ताकत नहीं देता। लेकिन इसमें जो लोग कह रहे हैं कि शरिया पर हमला है, तो उनको समझना चाहिए भारत जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। तो अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, अमेंड करती है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूं दुष्यंत जी बिल्कुल नहीं आ पाए, लेकिन तुरंत आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची एक बड़ा मिर्ची धनिया हल्दी MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोला लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। दुष्यंत जी, ये जो 1995 में वक्फ बोर्ड में जो कानून था उसमें अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, तो क्या संविधान में कहीं लिखा है कि कांग्रेस की सरकारें अमेंडमेंट कर सकती हैं, बीजेपी करेगी तो वो बीजेपी की सरकार करेगी तो संविधान के विरुद्ध होगा? क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। तो फिर इसको संविधान विरोधी क्यों? किसी ने ऐसा कहा है। दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो दुनिया के हर देश में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकारें कानून बनाती हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर में ऐसा है कि जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं वो अपने यहाँ माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं, बनाएंगे। तो हमारे यहाँ बना हुआ है तो कोई ऐसा अजीब नहीं है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष से जो सरकार है, जो भी कानून लाते हैं बिना किसी से बात करे हुए, बिना चर्चा किए हुए एकदम से लेके आ जाते हैं। आपको अगर इसमें सुधार करना है, आपका स्वागत है। आप पहले प्रॉपर्टियों का सर्वे कराते, डेटा कराते, उनका वैल्यूएशन कराते, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, पूरा लीगली आप पूरा होमवर्क करते, फिर आप ऑल पार्टी मीटिंग करते। इसके अलावा भी अन्य और ऐसे लोग हैं, संस्थाएं हैं जो वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर समाज के, देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ संवाद करते और कोई अच्छा कानून लाते। लेकिन आपको 3 राज्यों में चुनाव दिख रहा है, आपको वोट बैंक की फसल तैयार करनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये एक पग तर्क ऐसा नहीं दे पाए जो इनकी बात में वजन हो। इससे ज्यादा वजनदार बातें तो भाजपा के पक्ष में आपने कही।
आप एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी खबर आई है उड़ीसा में आपकी सरकार बनी, उड़ीसा में सरकार बनने के बाद में भगवान जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती हुई, उसमें खबरें आ रही हैं कि एक मशीन खाली एक संदूक खाली मिला है। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मंदिर से सोना की जगह पीतल आ गया। उसपे तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, उसपे तो उन्होंने यू टर्न ले लिया कि मीडिया में खबर आई थी, मैंने बोल दिया, उनको खुद जानकारी नहीं थी। लेकिन आपने दुष्यंत जी एक मिनट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरा एक छोटा सवाल, गंभीरता के साथ काम नहीं करते। हाँ, मैं उनसे पूछता हूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, आपने कहा अल्पसंख्यकों को लिए की बेहतरी के लिए, तो इसमें सवाल यह है कि ऐसा कोई कानून भारत में सिखों के लिए नहीं है, भारत में जैनियों के लिए नहीं है, पारसियों के लिए नहीं है, जो सबसे 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, क्या भारत में वही अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं के लिए इस तरह के कानून होगा? बनाना चाहिए। अच्छा, 10 साल से यासिर जिलानी जी की सरकार है, अरे कोई काम कांग्रेस ने अधूरा छोड़ दिया तो आप पूरा करिए ना। मतलब सबके लिए ऐसे ऐसे कानून बना दे, सबके वक्फ बोर्ड बना दे, और पूरा भारत जो है वो कहीं जो है पूरे भारत पे अलग अलग उनके वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाए। किसी के घर पे कोई दावा करेगा, किसी के घर पे कोई दावा करेगा, कैसे कर देगा? बहरहाल ओके, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई कब्जा नहीं हो सकता। पैरेलल लीगल सिस्टम क्रिएट हो रहा है। हुआ है ओके, पैरेलल। हाँ एक मिनट, यासिर जिलानी जल्दी से, डेटा बनाने से तो डरती है। ओके, यासिर जिलानी जल्दी से, ओके, यासिर जिलानी 30 सेकंड में जल्दी से, उन्होंने कहा आप लोग बिना तैयारी के करते हैं, 30 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में शशांक जी आपको जी। हमने देखिए आज तक प्रधानमंत्री ने जो भी कार्यक्रम बनाया है उसने अपना कर्तव्य मान के 140 चलिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे कहा जा रहा समय इतना ही है, और इस वक्त जो है हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पेरिस से आ रही हैं, उस पर भी नजर डालनी है, लेकिन आज इतना ही। पर इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि इस पर वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन विधेयक पर जो डिबेट है वो जारी रहेगी, और इस पर हम लगातार इसके जो तमाम पहलू हैं उनसे आपको परिचित कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। पेरिस से कुछ